हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं सुभाष और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल एजुवेव के ऊपर। और लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस किया था गाउस लॉ के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए थे। अच्छा, जो आज अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप हेडिंग लगा लो, आप कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाओ अपना। तो जो हेडिंग का नाम है वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ मतलब कि जो अपन ने पढ़ा है अब तक गॉस लॉ, वो किस काम में आएगा, उसके यूजेस क्या होंगे, वो किस तरह अपनी हेल्प करेगा, वो सारी बातें अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। एंड मैं पहले बोल दूं आपको कि ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं आज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आप बहुत ध्यान से काम करें, तो कॉपी और पेन निकाल ले और नोट्स बनाए आप, ठीक है। आप ध्यान दें, इसमें अपन पढ़ने वाले हैं 3-4 डेरिवेशन, सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। और आसान सा ना ये पार्ट रहेगा, तो आप बहुत ध्यान से आप पढ़िए इसको, ठीक है ना। तो इस बारे में जो डेरिवेशन नंबर 1 आएगा, पार्ट ए आएगा, वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट, या मैं लिखूं ब्रैकेट में इन्फिनिटी वायर, मतलब कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, इनफाइनाइट है, ठीक है ना, इनफाइनाइट वायर, ठीक है ना। अब ध्यान दे, दिस इज द डेरिवेशन, ये टॉपिक का नाम है, हेडिंग का नाम है, तो आप लगा ले इसको ना आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, या आप ये बोल दो कि एक इनफाइनाइट वायर जिसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ रहेगा। तो यदि किसी वायर के ऊपर चार्ज रहे तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान देने एक बार के लिए, पहली बात तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ और क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ध्यान दे, डेरिवेशन में क्या गिवन है आपको। तो ये अपन एक वायर मान लिया, ठीक है, ये अपन ने वायर मान लिया, और वायर पे अपन ने मान लिया कि जो चार्ज है वो प्लस का मान लिया अपन ने, ठीक है। और इस वायर की जो लेंथ है वो क्या है, इन्फिनिटी है। क्या मान लिया अपन ने, इन्फिनिटी मान ली। अब पहली बार तो बच्चों को डाउट ये रहता है कि सर इन्फिनिटी का मीनिंग क्या हुआ। तो इन्फिनिटी का मीनिंग ये नहीं है कि बहुत बड़ा वायर है। इन्फिनिटी जो है दैट इज अ रेफरेंसिव टर्म, वो किसी के रेफरेंस में होती है। तो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा इसके बारे में कि इस वायर को अपन ने इन्फिनिटी क्यों कहा है, या मैं आपको ये बोलूं कोई भी वायर जो होगा वो इन्फिनिटी कब कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इस वायर का जो चार्ज डेंसिटी है, मैं यहां मान लू वायर के लिए जो कुछ दे रखा है आपको ना, चार्ज डेंसिटी वो अपन इसकी मान ली लैम्डा। अच्छा, ये बातें अपन डिस्कस कर रखी है पहले भी, आप याद करो कि चार्ज डेंसिटी जो होती है 3 टाइप की होती है, लैम्डा या सिग्मा या रो, है, ठीक है ना, वो अपने पढ़ रखा है। तो ये जो बात है कि लैम्डा आएगा, सिग्मा आएगा या रो आएगा, दैट थिंग डिपेंड ऑन दी शेप ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे स्ट्रेट वायर है, एक लीनियर बॉडी है, तो यहाँ पे जो डेंसिटी काम में आएगी वो कौन सी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और वो अपने क्या मान ली, इसकी लैम्डा मान ली। और इसका मीनिंग क्या होगा कि इस वायर के हर लेंथ पे, हर 1 मीटर लेंथ पर कितना चार्ज एग्जिस्ट करता है, लैम्डा के बराबर, ठीक है। जैसे मान लो इसकी लेंथ वाले कुछ भी हो, है ना, अपने को मतलब नहीं उस चीज से, अपने को मतलब ये है कि यदि इसकी 1 मीटर लेंथ यहाँ पे ले अपन, तो इसकी 1 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज होगा, वो होगा लैम्डा, ठीक है ना। तो वो आप याद रखें, ओके। और अब मैं बताऊंगा आपको कि इसके आसपास अपन ने एक पॉइंट मान लिया, ठीक है, ये अपन एक पॉइंट मान लिया आर, है ना, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट अपन ने क्या मान लिया, पी मान लिया, ठीक है ना, एक पॉइंट पी मान लिया। अब मुझे ये फाइंड करना है इस डेरिवेशन के अंदर कि इस पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा इस वायर की वजह से, ठीक है ना। तो ध्यान देख के लिए आप, पहली बात तो इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए वी आर ट्राइंग टू अप्लाई गाउस लॉ। एंड अपन ने पहले पढ़ रखा है कि गाउस लॉ को अप्लाई करने के लिए पहली बात तो जो बॉडी है वो कैसी होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, है ना। और मैंने आपको कहा था उस टाइम पर कि यदि कोई बॉडी क्लोज नहीं है तो उसको अपन क्लोज करेंगे, उसको हम क्लोज करेंगे, है ना, सरफेस को मानते हुए। उसको अपन क्या बोलते हैं, गाउसियन सरफेस। और मैंने डिस्कस कर रखा है पहले कि गाउसियन सरफेस को अज्यूम करने के लिए कुछ की पॉइंट होते हैं, वो आपको अपने माइंड में सेट करने हैं कि अपने को सरफेस ऐसे अज्यूम करनी है जिससे जो एंगल बने वो 0 बने या 90 बने, ठीक है ना, ओके। और जो सरफेस होनी चाहिए वो बॉडी को सिमेट्रिकली क्लोज कर दे, तो ये कुछ पॉइंट होते हैं। तो आप ध्यान दें, मुझे निकालना है पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आप हमेशा याद रखो, है ना, पूरे डेरिवेशन में कि जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, निकालना है, वहां तक आप पूरी बॉडी को सिमेट्रिकली गाउसियन सरफेस से क्लोज कर दो। दोबारा बोल रहा हूं कि जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये जो पॉइंट बोल रहा हूं, लाइन बोल रहा हूं, वो सारे डेरिवेशंस के लिए कॉमन रहेगी, सब में यही काम में आएगी। जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां तक आप गिवन सिस्टम को गाउसियन सरफेस की हेल्प से सिमेट्रिकली क्लोज कर दो।
अब सोचना एक बार के लिए कि मेरे पास में एक वायर है जो क्लोज वायर तो नहीं है, तो मैं एक यहाँ पे गॉसियन सरफेस मान रहा हूँ। अब जो गॉसियन सरफेस मैंने अज्यूम कर ली ये वाली, ठीक है ना, ये मैंने गॉसियन सरफेस बना ली सिमेट्रिकली, ठीक है, ऐसे लो भाई, ठीक है। या तो आप इसको याद कर लो कि एक वायर के लिए जो गॉसियन सरफेस है वो कैसी बनेगी, सिलेंड्रिकल बनेगी, सिलेंड्रिकल। अब मैं आपको बताऊंगा अभी ना इसके बारे में कि मैंने सिलेंड्रिकली क्यों बनाई है, इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि जो अपने पॉइंट पर डिस्कस कर रखे हैं कि जो एंगल है वो 0 या 90 होना चाहिए। देखो यहाँ पे 90 जरूर बनेगा अभी। अब मैंने देखो इसको ऐसा भी नहीं किया कि यहाँ पर जो डिस्टेंस वो अलग है, यहाँ पर डिस्टेंस अलग है, ऐसा भी नहीं किया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो वायर है वो सिमेट्रिकली क्लोज हो, डिस्टेंस उसकी हर जगह पे क्या हो, बराबर रहे। तो मुझे अब निकालना है कि इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, अब ध्यान दें, पहली बात तो अपन ने एक काम किया कि लेट सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें ना गाउस लॉ ना अप्लाई करो। मैं लिख रहा हूं मैं यहाँ पर अप्लाइंग गाउस लॉ, ठीक है। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, सब डेरिवेशन में एक बार मैं कॉमन करूंगा कि हर डेरिवेशन में मैं 2 बार फ्लक्स निकालूंगा, एक बार निकालूंगा गाउस लॉ की हेल्प से और एक बार निकालूंगा डेफिनेशन से। यदि आप किसी को याद नहीं हो तो पढ़ रखा होगा आपने कि जो फ्लक्स होता है फाई जो होगा वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गाउस लॉ के अकॉर्डिंग, और जो फ्लक्स होता है वो होएगा EA इनटू cos थीटा, ये होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो मैं हर बार यही काम करूंगा कि डेरिवेशन में मैं 2 बार फ्लक्स निकालूंगा, एक बार यहां से एक बार यहां से, दोनों में इक्वेट करूंगा, तो जो मेरा अननोन चीज रहेगी, जो मेरा अननोन पैरामीटर रहेगा वो मुझे मिल जाएगा। सोचिए आप यहाँ पे कि यहाँ पे हो रखा है EA cos थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो बच्चों हर बार ये पॉइंट ना कॉमन रहेगा कि अपन हर डेरिवेशन में 2 काम करेंगे, अपन फ्लक्स 2 बार निकालेंगे, एक बार निकालेंगे अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ और एक बार निकालेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, दोनों को अपन इक्वेट करेंगे इन दोनों को। तो जो अपना अननोन चीज रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे इनको इक्वेट करूं तो EA cos इक्वल टू कितना आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो है E मुझे फाइंड हो जाएगा, मुझे E मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट डेरिवेशन जो अपन काम में लेने वाले हैं हर बार ही, तो इसको अपना याद रखें। वापस से मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, पहला काम कर रहा हूँ मैं फ्लक्स निकाल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। तो फ्लक्स होता है अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ कितना होगा Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसको अपन बोलेंगे गाउसियन सरफेस, जो मैंने अज्यूम किया है, मैंने बनाया खुद ने, उसको अपन क्या बोलेंगे गाउसियन सरफेस, क्योंकि गाउसियन सरफेस का होना बहुत जरूरी है। यदि आप चाहते हो कि अपन गाउस लॉ उस पे अप्लाई करें तो गाउसियन सरफेस का होना बहुत जरूरी है। और सरफेस अपने को ऐसी माननी है, ऐसी अपने को कंसिडर करनी है कि एंगल जो है 0 या 90 उसमें बने। ओके, अब बताओ मुझे कि इस वाले सरफेस के अंदर, गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। देखो यहाँ पर मेन काम क्या होगा, चार्ज का। बताओ कितना चार्ज यहाँ पे इसमें क्लोज हो रखा है। अच्छा, एक और काम करते हैं, लेट्स सपोज इसकी जो लेंथ है वो अपन ने L मान ली। हालांकि ये वायर जो है उसको मैंने क्या बोल रखा है, इन्फिनिटी बोल रखा है, बट इन्फिनिटी भी जो है बहुत बड़ा वायर है, उसकी लेंथ मैंने क्या मान ली यहाँ पर L मान ली, ठीक है ना। अच्छा, इसको अपन इन्फिनिटी क्यों बोल रहे हैं, इसको अपन इन्फिनिटी इसलिए बोल रहे हैं कि यदि आपका जो लेंथ का वैल्यू है वो R की कंपेयर में बहुत ज्यादा हो तो उस टाइम पे मैं क्या बोलूंगा कि ये जो वायर है वो इस पॉइंट P के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। सोचो एक बार के लिए कि जैसे लेट्स सपोज कि ये जो वायर है उसकी लेंथ मान लो कितनी है, 1 किलोमीटर है। कितनी मान ली अपन ने, 1 किलोमीटर, और एक पॉइंट है यहाँ पास में उसके वायर के। तो अब बताओ कि इस डिस्टेंस के कंपेयर में लेंथ क्या बहुत बड़ी है ना, इन्फिनिटी है ना। इन्फिनिटी का मीनिंग क्या हुआ, बहुत बड़ी है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इन्फिनिटी बोल रहे हैं। कि अपन जनरली ये मान के चल रहे हैं कि इस वायर की जो लेंथ है वो आर के कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है। अच्छा, पहला काम अपन निकालना चाह रहे हैं इसमें कि व्हाट इज द क्लोज चार्ज। तो बताओ कि क्लोज चार्ज क्या होगा। यदि इसके पर लेंथ पर, इसकी 1 लेंथ पे यदि लैम्डा चार्ज इसमें क्लोज हो रहा है, या इस वायर के 1 लेंथ पे चार्ज कितना है, लैम्डा है, तो व्हाट विल बी चार्ज एट लेंथ L। सोचो एक बार के लिए, तो मैं अलग से कर रहा हूं, चार्ज एट कंप्लीट लेंथ, कि इस वायर की पूरी लेंथ पे चार्ज कितना होगा। तो यूजिंग यूनिटरी मेथड अपन ये बोल सकते हैं कि यदि वायर की 1 लेंथ पे चार्ज लैम्डा है तो L पर कितना होगा, L इंटू लैम्डा। तो यहाँ पे जो चार्ज पूरा आएगा आपका Q एनक्लोज्ड वो कितना आएगा, लैम्डा इंटू L।
इसको मैं यहाँ पुट करूं तो जो मेरा फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स में आ जाएगा लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नोट, इक्वेशन नंबर 1। एक पार्ट अपन ने कर लिया, यहाँ पर मैंने फ्लक्स निकाल लिया गाउस लॉ के अकॉर्डिंग। अब मैं फ्लक्स निकालूंगा दोबारा से फिर से, कैसे? अब की बार निकालूंगा मैं ई ए कोस थीटा सी, ई ए कोस थीटा सी। अब बताओ कि मैं बेसिकली करने वाला यहाँ पर यह हूं कि गाउसियन सरफेस के अंदर कितना फ्लक्स है ना लिंक हुआ है, मैं वो निकालना चाह रहा हूं मैं। तो बताओ कि यदि अपन ट्राई कर रहे हैं फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा, तो आप सोचो एक बार के लिए कि पूरे सिलेंडर का एरिया वेक्टर एक ही होगा क्या? इस पूरे सिलेंडर का एरिया वेक्टर एक ही होगा क्या? सोच कर मुझे आप एक बार के लिए, क्या पूरे सिलेंडर का एरिया वेक्टर एक ही होगा या बहुत सारे यहां पर होंगे? ठीक है, तो देखो यहां पर पहली बात तो इस वाले पूरे सिलेंडर का जो एरिया वेक्टर होगा वो एक नहीं होगा, तीन टाइप के होंगे। पहला यहाँ पर आएगा एरिया वेक्टर इसका, मैं इसको तीन पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। इसका पार्ट 1 में ये बोल दूं, पार्ट 2 में इस वाले को बोल दूं, इस वाले को, और जो पार्ट 3 है मैं इसको बोल दूं, तो ये अपना पार्ट 3 बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर तीन टाइप के एरिया वेक्टर है, इसीलिए मैं एक काम कर रहा हूँ कि फाई को मैं तीन पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 जो है दैट इज द फ्लक्स थ्रू पार्ट 1 एरिया 1, इसके ना इससे जो लिंक होगा वो फ्लक्स होगा फाई 1। और फाई 2 कौन सा होगा आपका? फाई 2 आपका होगा इस वाले एरिया से जो कितना फ्लक्स लिंक होगा दैट विल बी योर फाई 2, और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है उससे कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा? फाई 3 बोलूंगा। अच्छा, यहाँ पर मुझे जरूरत क्यों पड़ रही है ब्रेक करने की? बिकॉज पूरी बॉडी के लिए एरिया वेक्टर एक टाइप के नहीं है, तीन टाइप के हैं। सोचिए आप कि यहाँ पर जो एरिया वेक्टर आएगा वो नीचे की ओर आएगा, डाउनवर्ड आएगा ए, ये अपन ने पहले पढ़ रखा है। इसके लिए जो एरिया वेक्टर आएगा वो ऊपर की ओर आएगा, और इस पूरे पार्ट के लिए एरिया वेक्टर जो आएगा वो इस सरफेस के बाहर की ओर आएगा, यहाँ पर इस साइड में आएगा। ठीक है ना? ओके, अब सोचिए आप, है ना, कि पहले अपन निकालते हैं फाई 1 कितना होगा ना। तो फाई 1 जो है अपना इस वाले पार्ट का फ्लक्स होगा। ठीक है, तो एक काम करूं मैं, लेट सपोज कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? तो अपन ने पहले पढ़ रखा है प्रॉपर्टी के अंदर कि प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उससे अवे बनता है, दूर बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा यहाँ पर इस साइड में इधर बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर इस साइड बनेगा, है ना। मैं पूरी लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा वो चारों ओर ऐसा रहेगा, है ना। यहाँ पे इस साइड में होगा और यहाँ पर इस साइड में होगा। अब सोचिए एक बार के लिए कि फाई 1 निकालेंगे अपन, तो इस वाले सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की ओर है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस साइड में है। तो बेसिकली यहाँ पर जो एंगल मेंटेन हो रहा है वो कितना है? 90 डिग्री हो जाएगा, π/2। तो मैं लिखता हूँ उसका फ्लक्स फाई 1 दैट विल बी ई ए कोस 90, एंड यहाँ पर एंगल 90 हो गया, इसीलिए इसका वैल्यू कितना बनेगा? 0 बनेगा। ठीक है ना। मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ, है ना, सेकंड पार्ट का, तो सेकंड पार्ट की कहानी सेम ही होगी कि यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स की ओर है या इस साइड में है ना, भले किधर भी मान लो आप, बट जो इसका जो एरिया वेक्टर है वो नीचे की ओर है। तो एंगल जो है वो 90 यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पर भी बन जाएगा अपना ई ए कोस 90। और एक और पार्ट रह गया अपना ये वाला, है ना, करली पार्ट, ये वाला जो कर्व बना हुआ है ना, उसकी बात करिए अपन। यदि उसकी बात करूँ मैं यहाँ पर, तो आप चेक करें कि यदि मैं एक यहाँ पे एलिमेंट मान लूँ, तो इस एलिमेंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस साइड में है, और इस एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर है वो भी किस साइड में है? इस साइड में ही है। तो इस वाले एक मास एलिमेंट के लिए, एक चार्ज एलिमेंट के लिए ई और जो ए है बोथ आर पैरेलल। भले आप यहाँ जूम कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी जो अपना ई है इस साइड में है, और जो एरिया वेक्टर आएगा अपना इस साइड में आएगा। भले आप इस साइड जूम कर लो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस साइड में है, और जो इसका इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर आएगा वो अपना इस साइड में आएगा। इट मीन्स कि इस पूरे पार्ट के हर एक पॉइंट पर, इस पूरे पार्ट के हर एक पॉइंट पर द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विल बी 0 बिकॉज बोथ आर पैरेलल। दैट्स व्हाई आई कैन से ई ए कोस 0, ई ए कोस 0। तो मैंने इस फ्लक्स के तीन पार्ट किए थे। तीन पार्ट क्यों किए थे? बिकॉज यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है तीन टाइप के होंगे, एक अप आएगा, एक डाउन आएगा, और एक इस साइड का आएगा ना। अच्छा, अब ये कोस 90 जो है वो 0 होता है, तो ये जो टर्म है वो 0 बन जाएगी, जो ये टर्म है वो भी 0 बन जाएगी, और जो ये टर्म बचेगी इसमें ई ए कोस 0, ई इंटू ई। अब ध्यान दें, व्हाट इज द ए? ए इज द एरिया ऑफ दिस पार्ट। अब आप याद रखो कि इस वाले पार्ट का जो एरिया होता है दैट विल बी 2πr इंटू एल, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फ्लक्स बनेगा अपना फाई इक्वल टू वो आएगा ई इंटू ए, ठीक है। और इस सिलेंडर का जो एरिया बनेगा, है ना, इनको छोड़ के इस वाले पार्ट का, करली पार्ट का, वो बनेगा ई इंटू
2πr इंटू एल। तो ये जो फ्लक्स है वो है सेकंड इक्वेशन। तो मैंने एक काम किया इसमें ओनली कि मैंने दो बार फ्लक्स निकाल लिया। एक बार मैंने कैसे निकाला, गाउस लॉ के अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, और मैंने फिर से फ्लक्स निकाला, दैट दिस इज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब मैंने दो बार फ्लक्स निकाल लिया। अब ये भी फ्लक्स ही है और ये भी क्या है, फ्लक्स ही है। तो इन दोनों को अपन ना इक्वेट करेंगे, इक्वल कर देंगे और अपन ई फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो एक बार के लिए आप इसको ना पोज करके नोट कर ले, ठीक है। देखना इसमें आप इनको आप याद रखें ना। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है दैट इज ऑल्सो फ्लक्स, एंड इक्वेशन नंबर 2 जो है वो भी फ्लक्स ही है। अब यदि दोनों फ्लक्स ही है तो दोनों बराबर भी होंगे, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 जो है दैट इज इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू यहाँ पे आएगा 2। जो 1 का अपना आंसर आया था दैट वाज लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो 2 का आया था दैट इज ई इंटू 2πr एल अपॉन ना, कितना आया था ना। अच्छा, अब देखो इसमें आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अननोन चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अपन ने ई माना था, और मेरा जो मेन मोटिव है, मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये भी यही है कि मुझे यहाँ पर ई फाइंड करना है। और यहाँ का जो ई है वो मैंने ई मान लिया, तो इस इक्वेशन में जो अननोन चीज है ई, मुझे वो फाइंड करना है और मुझे वो यहाँ से मिल जाएगा आराम से। इस एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई इक्वल टू बनेगा आपका लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये कहाँ पर आया है, आर डिस्टेंस के ऊपर। तो किसी भी एक इन्फिनिटी वायर की वजह से डिस्टेंस आर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इतना आएगा। इस फॉर्मूले को थोड़ा हम और मॉडिफाई करते हैं, आसान से करते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर नीचे। तो 2 लैम्डा अपॉन यहाँ बन जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट ना, इसको तो बोलिए की, तो E विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर। ये वाला जो फॉर्मेट है फॉर्मूले का वो थोड़ा आसान है इसके कंपैरेटिवली, तो आप ये वाला याद करिए हमेशा अपना। तो जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आ गया वो आएगा अपना 2k लैम्डा अपॉन आर। यहाँ पर जो k है दैट इज कूलॉम कांस्टेंट, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर टू पॉइंट वेयर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, तो ये आप याद कर ले, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, इसको आप याद कर ले आराम से ना, याद रखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए ये आपकी हेल्प करेगा। अच्छा, इसका यदि अपन ग्राफ बनाए एक बार के लिए, कई बार 1 मार्क्स में ना ये क्वेश्चन पूछता है कि ई और आर में ग्राफ कैसा बनेगा। तो मैं यहाँ पे जो वाई एक्सिस है वहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहा हूँ और एक्स के ऊपर मैं आर मान रहा हूँ, आर को। तो बताओ मुझे, दोनों इनवर्स में है, आर को इंक्रीज करूंगा तो ई डिक्रीज होगा, जब मैं इसको उल्टा बोल दूँ कि आर को यदि मैं डिक्रीज करूंगा तो ई इंक्रीज होगा। तो जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी इनवर्स ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो मेरा ग्राफ आएगा इस टाइप का। ये ग्राफ काटेगा नहीं, कहाँ मिलेगा ये, इन्फिनिटी पे, और जो इन्फिनिटी पॉइंट है तो फिक्स ही नहीं है, पता नहीं कहाँ मिलेगा अपने को। तो ये सस्पेंस में रहेगा ऐसे ना, ऊपर भी यहाँ में नहीं काट रहा है सर, ठीक है ना, बस टेंडिंग टू जीरो है, बट इसको काटने काटेगा नहीं। यदि आप इसको काट दिया गलती से तो आपने गलती कर दी यहाँ पर, बिकॉज काटने का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे आपका इन्फिनिटी आ गया, और जो इन्फिनिटी वर्ड है वो तो डिफाइन नहीं है, वो तो परिभाषित नहीं है, इसलिए इसको हम काटेंगे नहीं, ये यहाँ से जाएगा। ये आप याद कर ले, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो डेरिवेशन नंबर 1 है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। आपके बोर्ड में कई बार 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और न्यूमेरिकल्स के लिए आप इसको याद कर ले ओनली, ठीक है ना। एक बार के लिए ना फटाफट से इसको रिवाइज कर रहा हूँ मैंने क्या किया यहाँ पर। पहली बात तो मुझे निकालना है एक वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो वायर के ऊपर ना गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए मुझे गाउसियन सरफेस माननी पड़ेगी, और गाउसियन सरफेस में ऐसी मानूंगा कि जिससे एंगल जो बने वो 0 या 90 बने, क्योंकि यदि आपने ऐसे अजीब सा मान लोगे आप तो उसको सोल्व करना आसान नहीं रहेगा। इसीलिए ना कन्वेंशनल करने के लिए, इसको आसान करने के लिए सरफेस आप हमेशा ऐसी मान लो जिससे एंगल जो बने वो 0 या 90 बने। अभी अपन ने चेक भी किया यहाँ पर कि जो एंगल आया वो 0 या 90 आ रहा था अपना। इसके बाद में अपने को 2 बार फ्लक्स फाइंड करना है। एक बार निकालना है फ्लक्स अपने को कहाँ से, गाउस लॉ से, और एक बार निकालना अपने को फ्लक्स कहाँ से, डेफिनेशन से। 2 फ्लक्स निकालेंगे, दोनों अपन इक्वल कर देंगे, और जो अपना अननोन चीज रहेगा वो अपने को ना मिल जाएगा आराम से। तो ये अपना आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसके बाद में इसको मॉडिफाई किया तो यहाँ से ऐसा बन जाएगा, और ये आपको याद करना है। बाकी जो ग्राफ है वो भी आपको याद करना है ना, इसको आप नोट कर ले। एक इस पे क्वेश्चंस करेंगे अपन जल्दी से ना, ध्यान देना अपना। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको यहाँ दिख जाएगा स्क्रीन के ऊपर ना। ध्यान दे, एक क्वेश्चन है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन
मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ना क्वेश्चन को, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड ए infinite wire of density lambda in radius r, then find its speed। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन है एक जो एक वायर के चारों ओर घूम रहा है ना, सर्कुलर पाथ में, और उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर है। तो आपको निकालना है उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होगा, उसका स्पीड कितना होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास आप m मान लीजिए और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप q मान लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाई q मान लो, भले इसको आप e मान लो, ठीक है ना, एक ही बात है। तो सोचे एक बार के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। पहली बात तो कि एक वायर बोल रखा है आपको, इन्फिनिटी वायर बोल रखा है, इस वायर का जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी जो है दैट इज गिवन कि लैम्डा बोल रखा है आपको। इस वायर के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन है जो रेडियस r में रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है ऐसे यहाँ पे रेडियस r में, ठीक है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक अपने वायर मान लिया वाला है ना, और वायर पे जो चार्ज है ना प्लस का है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अराउंड है ना इसको रिवॉल्व कर रहा है। अब आपको इसमें ये निकालना है कि इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना होगा, टेंजेंट के ऊपर इसका स्पीड कितना होगा। तो स्पीड को हमने v मान लिया, ठीक है ना, क्या मान लिया, v। हालांकि ये एरो ऊपर की ओर दिख रहा है आपको, बट ऊपर की ओर नहीं है, प्लेन के अंदर की ओर है, ऐसे घूम रहा है ऐसे ना, ऐसे, ठीक है ना। अब मुझे इसका v निकालना है। अब बताओ मुझे कि पहली बात तो यदि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर कि सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का होना बहुत जरूरी है। उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। यदि ये बात कॉमन फिक्स बात है कि कभी भी यदि क्वेश्चन आता है कि कोई पार्टिकल आर में घूम रहा है तो वहां पर एक बात तो फिक्स ये हो जाएगी कि डेफिनेटली उसको उसमें घूमने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का होना बहुत जरूरी है, एंड उसको अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यदि अपन ने इसका मास m मान लिया, इसकी अपन ने स्पीड v मान ली, तो जो रिक्वायर्ड, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स वो होएगा mv²/r। मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए कम से कम इतना फोर्स का सेंट्रीफ्यूगल होना बहुत जरूरी है। यदि ये फोर्स नहीं मिलेगा तो ये घूम नहीं पाएगा। और यदि क्वेश्चन ने आपको बोल दिया कि घूम रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसको फोर्स मिल चुका है। अब बताओ कि ये फोर्स कहां से मिलेगा इसको, इस फोर्स की जो पूर्ति है ना, वो कौन करेगा। तो आप ध्यान दें, इस इलेक्ट्रॉन पे एक और फोर्स है जो सेंट्रीफ्यूगल काम कर रहा है। पहली बात तो बताओ कि इस वाले वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E बनेगा, है ना, प्लस का है इसलिए दूर बनेगा इससे। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड E में चार्ज अपन ने Q रख दिया, E रख दिया, तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा और उस फोर्स को अपन बोलेंगे Q × E। ये भी अपन ने पढ़ रखा है पहले कि whenever a charged particle Q is placed in electric field E, then definitely that will experience a force Q × E, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इट मींस कि उसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा और वो कितना बनेगा, Q × E बनेगा। Q को मैंने क्या मान रखा है, स्मॉल e मान रखा है ना, चार्ज को E मान रखा है, और इनटू क्या आएगा अपना E आएगा। अच्छा बताओ कि जो फोर्स है वो किस साइड बनेगा। तो अपन ने वहां बात की थी कि यदि आपका पार्टिकल नेगेटिव होगा तो उस टाइम पे जो फोर्स बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा बनेगा। अब बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किस साइड में है, बाहर की ओर है, तो जो फोर्स बनेगा, जो ये फोर्स बनेगा इसके ऊपर, वो अंदर की ओर बनेगा। इसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, अंदर की ओर। अब सोचो कि ये फोर्स नहीं सही है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए सर्कल में ये फोर्स के होना बहुत जरूरी है। और यदि ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इट मींस कि इसकी पूर्ति किसने की है, इसने की है, ठीक है ना। दोनों फोर्स बराबर कर रहा हूं यहाँ पर। तो जो ये अपना Fc है ना, दैट विल बी Fe। Fc क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और Fe अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। इसका वैल्यू अपना आ जाएगा mv²/r, और ये अपना आएगा E × E के बराबर। यहाँ से अपन v को अलग कर ले, v को अपना अलग करते हैं इसमें, तो v² अपना आएगा यहाँ पर E × E/r/m आएगा। और एक और काम करिए आप, भले इस E को आप यहाँ से और रिप्लेस कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा वहां पर, तो E अपना बनेगा 2k/r, ठीक है ना। ये काम करना जरूरी है बिकॉज आपको E गिवन नहीं है, आपको ओनली R गिवन है, तो E को आपको यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा इतना बनेगा। तो मैं यहाँ पे एक और काम कर रहा हूँ, E × r/m, और इंटू जो इस E का वैल्यू है वो अपना आएगा 2k λ E/r,
ठीक है। अब ध्यान दें, इस आर से आर कटेगा, इसके अलावा और तो इसमें कुछ कट नहीं रहा ना, तो अपना ये जो वी स्क्वायर है वो अपना आ जाएगा 2k लैम्डा ई स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है। एक मिनट, ये अपना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को पुट किया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ई नहीं आएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएगा, ई का वैल्यू अपने पुट किया है तो यहाँ पे इतना ही आएगा, हाँ सही बोल रहे हो। तो यहाँ इस आर से आर कटेगा तो ये अपना बनेगा, दोबारा कर रहा हूँ उसको ना, 2k लैम्डा ई अपॉन एम। अब सही है, 2k लैम्डा ई अपॉन एम। तो यहाँ पर जो v बन जाएगा आपका वो अपना आएगा रूट ऑफ 2k लैम्डा ई अपॉन एम। और ये जो पैरामीटर है वो क्वेश्चन आपको गिवन है ना, मास अपन ने m मान रखा है, चार्ज अपन ने e मान रखा है, लैम्डा आपको दिया हुआ है। तो हर बार आप याद रखो कि आपका जो आंसर आए वो उन्हीं पैरामीटर में आए जो आपको दे रखे हैं। ऐसा नहीं कि मन से आपने कुछ भी मान लिया और अपने वहां अपने आंसर लिख दिया, है ना, क्योंकि आपको ई गिवन नहीं है इसीलिए मैंने ई को रिप्लेस भी किया है यहाँ पर, है ना। तो हमेशा आप इस पॉइंट का ध्यान रखें। अच्छा, यही क्वेश्चन है ना, आपको वैल्यूज देखिए आपका आ सकता है कि मान लो लैम्डा का जो वैल्यू है 2 है ना, रेडियस मान लो 10 मीटर है, ठीक है ना, मास आपको गिवन रहेगा। तो यदि क्वेश्चन में आपको वैल्यूज गिवन रहेगी तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, अपन यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, अपन आंसर निकाल देंगे। बट ये आप याद रखें, दिस इज द जनरल फॉर्मेट, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। यदि क्वेश्चन में आपको वैल्यूज गिवन हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपन वैल्यू पुट कर देंगे, इसको अपन सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इसको आप नोट कर ले फटाफट से ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो पॉइंट काम का है ये वाला है कि कभी भी यदि क्वेश्चन में आपको ये बोले कि कोई पार्टिकल सर्कल पाथ में घूम रहे हैं, सर्कल में घूम रहे हैं, तो डेफिनेटली सर्कल में घूमने के लिए ये फोर्स चाहिए, और यदि इस फोर्स की पूर्ति कोई कर रहा है तो ये घूम पाएगा। तो मुझे ये फोर्स चाहिए था और इस फोर्स की पूर्ति इसने की है की बार, तो दोनों बराबर कर देंगे अपन, बराबर किया अपन ने, इस v को निकाल लिया, ये अपना v आएगा, ठीक है। अच्छा, और ध्यान दे इस पे अपना, तो ठीक है, आज अपन ने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है चार्ज सीट, है ना, उसके दो पार्ट करेंगे, एक कंडक्टिंग सीट, एक है सीट नॉन कंडक्टिंग सीट, है ना। तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसको आप ना देख ले एक बार के लिए, और यदि कोई डाउट आपको हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन करें। थैंक यू।